हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्शालय। हम इम्यून सिस्टम सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। और प्रोबेबली आज के बाद अभी जितने टॉपिक्स मुझे रिक्वेस्ट में मिले थे इम्यून सिस्टम के लिए, वो सारे आज इस टॉपिक के बाद कवर हो जा रहे हैं। तो अगर आपको और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स चाहिए, नहीं तो मुझे अब नया रिक्वेस्ट जो आया हुआ है for research methodology, developmental biology and certain more topics coded to zoology से भी हैं। तो इस वजह से अब हम मूव कर रहे हैं दूसरे टॉपिक्स पर। सो लेट अस कम बैक टू आवर मेन टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन इन टी सेल एक्टिवेशन। इसके पहले के लास्ट वीडियो में हमने देखा था टी सेल एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, और उसके पहले हम देख कर क्या आ रहे हैं कि टी सेल या टी लिम्फोसाइट्स जो ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो में एज प्रोजेनिटर लिम्फोसाइट सेल्स, और एक्टिवेशन एंड मैच्यूरेशन के लिए ये माइग्रेट होते हैं थाइमस ग्लैंड में, जहां पर इनका मैच्यूरेशन होता है एज मैच्योर नाइव सेल, जिनको इंटरैक्ट करना होता है एंटीजेंस और टी सेल्स। ये हम देख चुके हैं कि टी सेल्स उन्हीं एंटीजेंस को पहचानते हैं जो एमएचसी लोडेड होते हैं, और एपीसी सेल्स द्वारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो डेंड्रिटिक सेल्स हो सकते हैं, मैक्रोफेजेज हो सकते हैं, और इवन बी सेल्स हो सकते हैं, उन पर प्रेजेंटेड होते हैं। उनको ये अपने टीसीआर CD3 कॉम्प्लेक्स प्लस CD4 या CD8 से पहचानते हैं, जिसके बेसिस पर टी सेल स्ट्रक्चरली बेसिकली दो तरह के होते हैं, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो ये सारे डिटेल्स हम इसके पहले के चैप्टर में देखते हुए आ रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि ये टी सेल्स जो हैं, ये टी सेल्स दे प्ले सेंट्रल रोल इन अडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज, और ये जितने भी तरह के इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज होते हैं, चाहे वो सेल मीडिएटेड हो चाहे वो ह्यूमोरल हो, हर तरह के अडेप्टिव इम्यूनिटी को ये कंप्लीटली मेजर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और साथ साथ लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स ये भी शो कर रहे हैं कि ये टी सेल्स बल्कि अब कुछ इनेट टाइप के एक्टिविटीज भी बाई स्टैंडर्ड CD4 टी सेल्स की सहायता से टॉल लाइक रिसेप्टर्स की तरह के कुछ एक्टिवेटरी मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं, जो बिना टीसीआर के डायरेक्ट इनेट इम्यूनिटी की तरह भी एक्ट करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये टी सेल्स दे प्ले सेंट्रल रोल इन द बॉडी इम्यून सिस्टम के कार्य में। किस जो बॉडी का हमारा प्रतिरक्षात्मक प्रणाली है, उनका सेंट्रल रोल प्ले करता है टी सेल्स, जो मुख्य तरह से जो मुख्य रूप से CD4 या टी हेल्पर सेल होते हैं, और CD8 या टी साइटोटॉक्सिक या किलर सेल होते हैं। ये भी हमने देखा था कि ये सारा एक्टिविटीज के लिए, टी सेल की एक्टिविटीज के लिए इनको 3 तरह के सिग्नल्स इनमें जनरेट होते हैं, जिसमें पहला सिग्नल होता है जिसमें टीसीआर और एमएचसी बाउंड एमएचसी बाउंड टीसीआर सेल्स CD3 कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर के काम करते हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जिसको हम रिकॉग्निशन कहते हैं। यहाँ पर CD3 TCR कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करता है इस MHC लोडेड एंटीजन को। दिस इज एंटीजन। ये MHC कॉम्प्लेक्स है जो MHC1 या MHC2 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टी सेल। ये भी हम देख चुके हैं कि MHC2 कंबाइन करता है CD4 से, और MHC1 कंबाइन करता है CD8 से, जो एक्सेसरी प्रोटीन्स हैं। और ये MHC मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर, जो जिन पे एंटीजन के फ्रैक्शंस बनते हैं बाई एंडोसाइटोसिस, और एक एक फ्रैक्शन प्रेजेंट किया जाता है। तो ये दिस इज द सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3 हम इसके पहले टी सेल एक्टिवेशन वाले वीडियो में देख चुके हैं। फर्स्ट सिग्नल हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ TCR MHC CD3 कॉम्प्लेक्स, जो जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन, और ये जनरेट करता है, ये मोटिवेट करता है सेकंड सिग्नल जनरेशन को, जिसको हम कहते हैं को-स्टिमुलेशन। सेकेंड सिग्नल जनरेशन इज द को-स्टिमुलेशन, जिसमें ये MHC TCR CD3 CD4
ये मेन कॉम्प्लेक्स जो रिकॉग्निशन कर चुका है उसके साथ को स्टिमुलेशन करते हैं CD28 टी सेल के B7 ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स के साथ, जो CD80 या 86 होते हैं, या इनको B7.1 7.2 भी कहते हैं। ये मिल करके और इसके साथ कुछ और को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे CD40 जो CD40L से लाइगेंड करता है, और ये मिल करके को स्टिमुलेशन करते हैं और सिग्नल 2 जनरेट करते हैं। सिग्नल 1 और सिग्नल 2 के कॉम्बिनेशन से प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन एंड साइटोप्रोडक्शन, साइटोकाइन प्रोडक्शन, ये तीनों एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें साइटोकाइन प्रोडक्शन को सिग्नल 3 की तरह भी लिया जाता है। और ये साइटोकाइन प्रोडक्शन 3 तरह से एक्ट करता है। कुछ इंटरल्यूकिन्स, जो इंटरल्यूकिन्स की सहायता से, साइटोकाइंस आर द मेनली ऑफ इंटरल्यूकिन टाइप्स, बहुत तरह के इंटरल्यूकिन टाइप होते हैं। इंटरल्यूकिन 1 जनरेट करता है एपीसी सबसे पहले, जिससे कि रिकॉग्निशन एक्टिवेटेड होता है, और इंटरल्यूकिन 2 जनरेट करता है टी सेल इटसेल्फ, जो ये साइटोकाइन जाकर के उन पर इंटरल्यूकिन की सहायता से ये एक्टिवेट होते हैं और उनसे कंबाइन करते हैं और ऑटोक्राइन का सिक्रीशन करते हैं, जो ब्लास्ट सेल में कन्वर्शन और प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल इटसेल्फ, अपने ही तरह का टी, खास तौर से जब टी CD4 होता है, टी हेल्पर सेल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम देख करके आ रहे हैं। साइटोकाइन प्रोडक्शन से 3 तरह के एक्शंस देखे जा सकते हैं। पहला, टी सेल अपने आप प्रोलिफरेट करता है, क्लोनल एक्सपेंशन करता है और डिफरेंशिएट करता है। दूसरा, ये मोर एपीसीज को प्रोड्यूस कर सकता है। और तीसरा, ये टी हेल्पर सेल्स को, या सॉरी बी सेल्स को, ये टी हेल्पर सेल अगर है तो एक्टिवेट करता है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो वो भी हम देखते हुए आ रहे हैं कि को स्टिमुलेशन में इनहिबिटरी एक्टिविटी भी देखी जाती है। अगर CD28, कई रीजंस हो सकते हैं इनहिबिशन के, कभी कभी टी रेगुलेटरी सेल्स में कन्वर्ट करता है टी सेल और इनहिबिट करता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं जो बॉडी के सेल्स को किल करने लग जा सकते हैं। वैसी स्थिति में कभी कभी बहुत ज्यादा जनरेशन एक्टिवेशन हो चुके हैं टी सेल्स के, तो टी सेल एग्जॉस्टेड होने लगता है, तो एनर्जी कंडीशन में या एनर्जी में पहुंच जाए, उस स्थिति को रोकने के लिए, या कभी कभी कुछ इम्यूनिटी डेफिशिएंसी की वजह से, कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस की वजह से इनहिबिटरी एक्शन शो होता है और सिग्नल 2, अगर CD28 की प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होती है B7 के साथ, तो सिग्नल 2 नहीं होता है, और दैट causes into the inactivation of T cell. So these all things, and this is the integration of multiple positive and negative signals. And these are the accessory proteins: CD3 complex protein, CD4 protein, CD8 protein, CD28 protein, CTLA protein, जो इनिबिशन में हेल्प करता है, इनिबिटरी एक्टिविटीज को CD28 जा करके B7 प्रोटीन से नहीं जोड़ करके CTLA से जब जुड़ जाता है तो इनहिबिटरी एक्शन होता है और टी सेल एक्टिवेशन बंद हो जाता है। देन CD40 लाइगेंड, जो CD40 के साथ कंबाइन करता है, को स्टिमुलेटरी प्रोटीन, हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग मैक्रोफेजेस एंड बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। देन LFAR, ICOS-R, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। So these details we have seen. Now, before going into this, ये एक जनरल टी सेल एक्टिवेशन का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जिसमें CD4 के साथ भी टी हेल्पर सेल एंड CD8 टी साइटोटॉक्सिक सेल, दोनों ही तरह के सेल्स का जब सिग्नलिंग होता है 1 2 3, दैट इज G0 से G1 में ये एंटर करते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, जीन्स का एक्टिवेशन शुरू होता है, तब ये दिस डायग्राम, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस डायग्राम, लेट अस सी, पहले हम ये डायग्राम देख लें, एक कॉम्बिनेशन ऑफ all these activities. So that begins with the gene activation. That gene activation that creates 3 types of gene. ये हम पहले देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ये डिटेल थोड़ा सा आपको बता दें। पहले जीन एक्टिवेशन होता है रिकॉग्निशन के साथ साथ ही, जैसे ही टी सेल का रिकॉग्निशन या सिग्नल 1 ट्रांसडक्शन होता है, तो 3 तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन एक्टिवेशन होते हैं। अभी हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में जाने के पहले रिकॉग्निशन के समय
जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज में 3 तरह के जीन्स एक्टिवेटेड होते हैं विद द रिकॉग्निशन दैट इज द फर्स्ट सिग्नल जनरेशन या सिग्नल ट्रांसडक्शन के बाद सबसे पहले प्रोड्यूस होते हैं अर्ली जीन्स और इमीडिएट जीन्स which are produced within half an hour of recognition. Then होते हैं intermediate genes. इनके एग्जाम्पल्स हम इसके बाद जब हम मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस देख रहे हैं जीन्स का एक्शन तब हम देखेंगे. These intermediate genes are produced within 1 to 2 hours of recognition. And these are mainly responsible for co-stimulation. तो co-stimulatory molecules का ही एक्टिविटी आती है जो ज्यादा होगा. एंड देन आर द लेट जीन्स जो थोड़ा प्रोलॉन्ग करते हैं, इनका एक्शन भी प्रोलॉन्ग्ड होता है. दीज जीन्स दे आर शॉर्ट लिव्ड और इमीडिएटली अगर 24 घंटे के अंदर इनको 14 से 24 घंटे के अंदर ये इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ब्लड पेरीफेरी में आते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम में या लिम्फ नोड्स में पहुंचते हैं और इंटरैक्ट नहीं करते हैं इन्वेडर से, तो ये जो जीन्स हैं ये तुरंत इनएक्टिव हो जाते हैं. जबकि लेट जीन्स ये प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन इनका देखा जाता है. दे आर रिकॉग्नाइज्ड और दे आर एक्टिवेटेड आफ्टर 1 to 2 days of recognition. So these are certain general information. तो ये सारी चीजें हम करीब करीब देखते हुए आ रहे हैं. Now हम let us see now the interaction, molecular interactions. अब हम सबसे पहले in this slide we are looking into the details step wise, जो कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन के रूप में हम देख सकते हैं. The molecular interaction begins with, this is the CD4, ये CD8 एक्चुअली बनाया हुआ है सिंगल डाइमर के साथ. तो चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं, तो ये जल्दी खत्म होगा. उसके बाद अगर जरूरत होगी तो मैं ये उस स्लाइड पर जाऊंगी, नहीं तो आगे के स्लाइड्स में बहुत सारे स्लाइड्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये आगे के बहुत सारे स्लाइड्स आपके नोट के लिए आप उनको पॉज करके ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आगे के ये जो स्लाइड्स हैं इन पे जब काफी डिटेल स्लाइड्स हैं, इस तरह से बड़े बड़े लेटर्स में हैं, आपके नोट के लिए आप चाहें तो ले सकते हैं. सबको कंपाइल करके मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है जिसमें कंप्लीट ये 4 स्लाइड्स में कंप्लीट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस मेंशन किया हुआ है. सो दिस इज to start with, let's start with the first. This is the general organization of this is the APC, ये antigen presenting cell का cell membrane है, और जहां पर MHC bound APC present है with the antigen, और ये इसका एक्टिवेशन होता है बाय इंटरल्यूकिन 1. इंटरल्यूकिन 1 के प्रोडक्शन के साथ हम देखते हुए आ रहे हैं कि एपीसी का डिग्रेडेशन होता है. बिफोर एपीसी पहले जो एंटीजेंस आते हैं, जो वायरस हो बैक्टीरिया हो, उनको कैच करके उनके डिफरेंट प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है एपीसीज, जो कि मैक्रोफेज हो, डेंड्रिटिक सेल हो या बी सेल्स हो, और उनके फ्रैगमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ देयर एमएचसी मॉलिक्यूल की सहायता से ये प्रेजेंट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ एपीसी, जिसको रिकॉग्नाइज करता है CD4 बाउंड या CD8 बाउंड टी सेल विथ इट्स TCR एंड CD3 कॉम्प्लेक्स. ये TCR है, टी सेल रिसेप्टर, जिसके थ्री रीजन्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, ट्रांसमेम्ब्रेन एंड वेरी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक टेल. इसी को एक्टिवेट करने के लिए CD3 कॉम्प्लेक्स के डाइमर्स होते हैं. दिस ऑल्सो वी हैव सीन 3 डाइमर्स होते हैं, एक 2 हेट्रोडाइमर होते हैं और एक होमोडाइमर जीटा का होता है. अब और ये जीटा पर भी और हेट्रोडाइमर पर भी ITAMs होते हैं या ARAMs मोटिव्स होते हैं, जिनका फॉस्फोरिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द टायरोसिन काइनेज, और ये आगे के मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस में हेल्प करते हैं. तो ये दिस इज द दिस डायग्राम में शो कर रहा है, इस डायग्राम में शो हो रहा है पहला APC, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का स्ट्रक्चर विथ द MHC कॉम्प्लेक्स, दूसरा TCR का टी सेल रिसेप्टर, तीसरा CD3 कॉम्प्लेक्स, चौथा CD4 या CD8 होगा,
CD4 4 डोमेन स्ट्रक्चर है, CD8 1 डोमेन स्ट्रक्चर है। तो जो भी स्थिति हो, और इसके साथ एक और मॉलिक्यूल जो हेल्प करता है, जो एक्टिवेट होगा जैसे ही रिकॉग्निशन होगा सेल का, ये कॉम्बिनेशन सिग्नलिंग 1 जनरेट करने के लिए ये CDR कॉम्प्लेक्स पूरा, CD3 कॉम्प्लेक्स पूरा एक्टिवेट होगा, और ये एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, दैट इज LAT, लैट प्रोटीन को ये एक्टिवेट करता है। दिस लैट प्रोटीन फर्स्ट सिग्नल यहाँ से, दिस इज द सेकंड, ये फर्स्ट स्लाइड हो गया जिसमें कि सारा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है इसका एक्टिवेशन कैसे होता है, ये यहाँ पर आकर के एक्टिवेट करेगा। ये LCK प्रोटीन मॉलिक्यूल है। CD4 प्लस TCR CD3 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट्स LCK, लिम्फोसाइट टाइरोकाइनेज, दिस इज द LCK। ये LCK को सबसे पहले एक्टिवेट करेगा, that combines with CD4 at CD4 at टेल रीजन। ये टेल रीजन पे जो फैसेट बना हुआ है ये LCK, ये प्रोटीन, ये फॉस्फोरिलेट होगा। ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही रिकॉग्निशन होगा, ये CD4 CD3 एंड TCR कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगा इस LCK को, दैट इज द लिम्फोसाइट टाइरोकाइनेज प्रोटीन, जो जा करके यहाँ पर CD4 के टेल में, अब ये CD4 भी हो सकता है, CD8 भी हो सकता है, बार बार हम नहीं करेंगे, हम CD4 का एग्जाम्पल लेकर के बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट change is LCK combines with the CD4 tail region. Then second is LCK once activated, it relates ITAMs of zeta chain। zeta chain पर जो ये जो ITAMs हैं, जो zeta chain पर 4 होते हैं, और हेटेरोडाइमस पर जो डेल्टा एप्सिलॉन एंड गामा एप्सिलॉन है, इन पर एक एक ITAMs होते हैं। तो इनको फॉस्फोरिलेट करना होता है, तो सबसे पहले जीटा चेन पर ये LCK एक्ट करता है और एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, दैट इज इट, ये ITAM एक्टिवेट होगा, और दिस एक्टिवेशन विल रिजल्ट इनटू द activation of another protein, that is ZAP70, ZAP70, ये फॉस्फोरिलेट होगा। इस ZAP70 यहाँ पर भी है, ये ZAP70, ये इसमें फैसेट्स बने हुए हैं, ये जीटा के ITAM से जाकर के इसका फॉस्फोरिलेशन होगा, और ये जीटा के ITAM से जाकर के एक्टिवेट करेगा। दिस फॉस्फोरिलेशन activates another protein ZAP70 which combines with zeta homodimer। this is wrong here, actually मैं जब लिख रही थी तो ये मैंने ही गलत लिखा है, zeta का होमोडाइमर होता है, ये हम पहले देख करके आ रहे हैं, इट विल बी होमोडाइमर। नाउ फॉस्फोरिलेटेड ZAP70 फॉस्फोरिलेट्स लैट प्रोटीन। अब ये फॉस्फोरिलेटेड ZAP70 प्रोटीन अब ये लैट प्रोटीन को जाकर के एक्टिवेट करेगा, जो टी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है, और ये एक्टिवेशन लैट प्रोटीन के एक्टिवेशन के बाद एक्टिवेशन होगा SLP76 प्रोटीन का। This is the SLP76 protein. This is, now come to the third slide, this is SLP76 protein. This SLP76 protein combines with another complex of GRB2 and GATS proteins. This is the combination, this is the protein complex formed of GRB2 and GAT proteins. Is this GRB2 GAT protein with SLP76 protein will activate this LAT protein, which is a very essential combination that जो activate करेगा second सिग्नल को, दैट इज द को स्टिमुलेशन CD28 और B7 के कॉम्बिनेशन को। SLP76 देन एक्टिवेट्स TEC प्रोटीन। ये TEC प्रोटीन, ये जो SLP है ऑरेंज कलर का SLP प्रोटीन है, इसमें जो व्हील की जगह लगे हुए हैं, दीज आर द TEC प्रोटीन्स विच देन एक्टिवेट मेनी डिफरेंट सिग्नल पाथवेज। अब यहाँ पे ये पहला एक्टिवेशन इनका, अब ये बहुत सारे सिग्नल पाथवेज एक्टिवेट करेंगे। ये कॉम्बिनेशन SLP GRB2 एंड GATS प्रोटीन्स प्लस SLP76 ये एक्टिवेट करेगा लैट को, और इसी के साथ बहुत सारे सिग्नल पाथवेज एक्टिवेट होंगे।
like PLC pathway or RAS pathway, RAF pathway, MEK pathway, NFKB pathway, PIP K3 pathway, बहुत तरह के pathways एक्टिवेट होते हैं अलग अलग जीन्स, रिस्पेक्टिव जीन्स के एक्टिवेशन के हिसाब से। जो भी पाथवे एक्टिवेट होगा उसके लिए जो जीन एक्टिवेट हुआ है वो जीन जिस पाथवे को एक्टिवेट कर, रिस्पेक्टिव पाथवे को एक्टिवेट करेगा। All these pathways are for proliferation and development of T helper cell. अब फर्स्ट लेवल पे जब अभी एक्टिवेशन हुआ है और लैट का एक्टिवेशन हुआ है by this GRB2 and GAD proteins and SLP76 proteins के कॉम्बिनेशन से ये अभी एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए, एक्टिवेशन के लिए रिकॉग्निशन हो चुका है। अब अभी सिग्नल 2 का जनरेशन होने जा रहा है, उसके बाद सिग्नल 3 का जनरेशन होगा और साथ साथ बहुत सारे पाथवेज एक्टिवेट होंगे जिनमें मेनली PLC, RAS, RAF, MEK ये पाथवेज they are responsible for proliferation and development of T helper cell. उसके बाद LAT will now activate VAV and RAS pathways. VAV and RAS pathways are here. This is the third slide. This is the fourth slide जहाँ पर आएंगे VAV and sorry, just this then activates VAV and RAS pathways. This is the VAV pathway that then activates this VAV, then activates the RAS pathway, and these two pathways are responsible for T cell differentiation. इसके पहले के जो pathways हैं, they are responsible for T cell activation, recognition and proliferation and development of T helper cell. और उसके बाद अब सिग्नल 2 के जनरेशन के लिए VAV and RAS pathways डेवलप होते हैं। इसके बाद all these pathways ultimately come together, converse and crosstalk with each other. ये अभी तक जितने pathways जनरेट हो चुके हैं ये सारे pathway कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक साथ इनका कन्वर्सेशन होता है and this conversation leads to activation of many proteins like AP1, NF80 that further lead to transcriptional activation leading to multiple gene rearrangements resulting into subpopulation lineages of T helper cell. That is finally T cell का differentiation यहाँ पर शुरू होगा और second signaling होगी. These all actions cause activation of CD28 which then binds with B7 group of protein molecule. This combination यहाँ पे सेकेंड सिग्नल का जनरेशन होगा। अब इसके बाद लीडिंग टू PI3K मॉलिक्यूल अल्टीमेटली लीडिंग टू एक्टिवेशन ऑफ NFKB पाथवे। आप देख रहे हैं ये सारे पाथवेज को आपको याद करना होगा। आप अपने इस डायग्राम को बड़े बड़े स्लाइड्स में भी, इसके बाद के स्लाइड्स में बड़े बड़े लेटेस्ट में भी मैंने लिख करके रखा हुआ है। आप उसको पॉज करके या स्नैपशॉट लेकर के, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ दिस CD28 देन बाइंड्स विथ B7 एंड दिस, यहाँ पे ये बाइंडिंग हो रही है। इस बाइंडिंग से सेकेंड सिग्नल का जनरेशन हो रहा है, को स्टिमुलेशन हो रहा है एंड दैट इज लीडिंग टू फर्दर सिग्नलिंग पाथवे जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है PI3 के मॉलिक्यूल पाथवे और दूसरा NFKB पाथवे। दीज टू पाथवेज आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। ये पहुंचते हैं इन दो पाथवेज, PI3 के पाथवे और NFKB पाथवे, दे आर mainly responsible for leading to the VAV and RAS pathway activation also। और उसके बाद ये जो NFKB pathway है, अब अभी तक हम जितने भी जीन्स का एक्टिवेशन देखें उनमें हमेशा हर रिलेटेड प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, दैट इज P मॉलिक्यूल जुड़ रहा है और तब ये एक्टिवेट हो रहे हैं। खाली आगे अगर आप अलग अलग देखेंगे तो लेट मी नो कि आप कितने पाथवे जाना चाहते हैं। अगर आप अलग अलग पाथवे जानना चाहते हैं तो एक एक पाथवे हमें पढ़ना होगा। NFKB पाथवे का जनरेशन
पर्टिकुलरली ये एक प्रोटीन है जिसका डीफॉस्फोरिलेशन होता है और इसके बाद ये वैव एंड RAS पाथवेज को एक्टिवेट करता है, जो न्यूक्लियस के ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज को बढ़ाता है। ये NF के भी डीफॉस्फोरिलेट होकर के कैल्सीन्यूरिन नाम के प्रोटीन से एक्टिवेट होता है। कैल्सीन्यूरिन नाम के प्रोटीन के साथ एक्टिवेट होता है और ये कैल्शियम रिलीज करता है, जो कि फर्दर एक्टिवेशन प्रोसेसेस में, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस में हेल्प करता है, जैसे कि VAV एंड RAS पाथवेज हैं। और उसके बाद अब आएगा थर्ड सिग्नलिंग। मेनी डिफरेंट पाथवेज गेट एक्टिवेटेड थ्रू दीज को-स्टिमुलेटरी इंटरैक्शंस। अब काफी सारे पाथवेज अब एक साथ इंटरैक्ट होते रहेंगे, जनरेट होंगे, एक्टिवेट होंगे। This another important interaction is combining of OX0 and OX40L, OX40 or OX40, and that combines with OX40L, which evokes many activations. अब ये अभी हमने पिछले एक्टिवेशन वाले वीडियो में देखा था कि जब टी सेल्स एक्टिवेट होकर के स्ट्रीमिंग में आते रहते हैं, टी सेल्स के डिफरेंशिएटेड क्लोनल एक्सपेंशन होता रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, जनरेट होते रहते हैं और स्ट्रीमिंग में आते रहते हैं, एक्टिवेट होते रहते हैं। तो बहुत सारे साइकिल्स हो जाने के बाद, सेल साइकिल्स के बहुत सारे फेजेस हो जाने के बाद एग्जॉशन होने लगता है टी सेल्स का, तब एक्टिवेट होते हैं ये OX40, जो लाइगेंड करते हैं OX40L के साथ, APC के ऊपर प्रेजेंट लाइगेंड के साथ। और इस प्रोसेस को जो स्लो डाउन होने लग गया है, अल्टीमेटली अगर इसको नहीं प्रिवेंट किया गया तो टी सेल एनर्जी में चला जाएगा, दैट इज डीएक्टिवेटेड कंडीशन में, या जिसको हम डॉर्मेंट स्टेज कहते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में वह आ जाएगा और फर्दर उसमें एक्टिवेटरी इंटरैक्शंस नहीं होंगे। उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, जो कभी कभी जरूरी भी, अगर वो जरूरी है तो OX4040L कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर जरूरी का मतलब हुआ कि साइटोटॉक्सिक सेल्स का और फर्दर प्रोलिफरेशन या क्लोनल एक्सपेंशन बंद करना है, जो करेगा टी रेगुलेटरी सेल। ये हम टी सेल टाइप्स में हम देख चुके हैं। टी हेल्पर सेल होता है, टी साइटोटॉक्सिक या किलर सेल होता है, टी रेगुलेटरी सेल्स होते हैं जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल्स को रोकते हैं और सेल को अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस से। तो वैसे कंडीशंस में अगर स्लो डाउन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एपीसीज आ रहे हैं, सर्कुलेशन को या साइकिल को मेंटेन रखना है, ट्रांसक्रिप्शन सेल साइकिल को, तो OX40, OX40L एंड ICOS-L, ये हम पिछले वीडियो में ये भी देख करके आए। इंटरैक्शन enhances the activation, preventing the cell undergoing energy, and this interaction prevents the signal dying off and subsequently increasing more cytokine production, thus leading to more activation. Third signaling होती है cytokine production के साथ। cytokine related signaling के 3 factors हम पहले देखते हुए आ रहे हैं। Now, many such pathways may be activated depending upon the type of genes activation. The genes that will be activated in nucleus will activate respective pathways, like PLC pathway, RAS pathway, MEK pathway, etc. Calcium regulation pathway and many more pathways are also there, जिसमें NF80 protein dephosphorylation होता है, for the calcineurin protein के साथ combination होता है. So this is in short the overall T cell molecular interactive pathways. And now this is a representation. यहाँ पे TCR signaling cascade है with the CD4. यहाँ पे CD20, this is the second co-stimulation. This is the CD4 molecule. T helper cell है, ये T helper cell का एक्टिवेशन हम बेसिक लेकर के चले हैं, और मैंने पहले ही बताया है कि CD4 की जगह अगर CD8 एक्टिवेट होता है, जो ये है CD8 या CTL, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक्टिवेशन में
ये रिजल्टेंट होता है अनदर टाइप ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, जिसमें सिक्रीट होते हैं परफोरिन एंड ग्रैनजाइम्स, जो अलग तरह से अपना एक्शन शो करते हैं और डायरेक्टली किल करने का काम या डिस्ट्रॉय करने का काम इन्फेक्टेड सेल, कैंसर सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल, इनको ये कन्वर्ट करते हैं। एंड दिस ऑल्सो वी हैव सीन, ये हम जब यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिवेशन, दिस एक्टिवेशन लीड्स इनटू द प्रोडक्शन, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन के पहले ये टी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे दो तरह के सेल्स के ग्रुप को, प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन, डिफरेंशिएशन सॉरी, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन लीड्स टू द जनरेशन ऑफ द टी सेल्स के दो जनरेशन, चाहे वो CD4 वाले सेल्स हो, चाहे वो CD8 वाले सेल हो, दैट इज टी हेल्पर सेल हो या टी साइटोटॉक्सिक सेल हो, इनका दो जनरेशन प्रोलिफरेशन के बाद, डिफरेंशिएशन के बाद दो तरह के सेल्स बनेंगे एज ए होल, अगर हम कहें तो इफेक्टर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन टी साइटोटॉक्सिक सेल्स काफी कम करते हैं और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, जबकि टी हेल्पर सेल्स में लॉन्ग लिव्ड मेमोरी स्टोर होती है। नाउ दीज इफेक्टर सेल्स आर द मेन टाइप ऑफ सेल्स, जो अब यहाँ पर से जब डिफरेंशिएशन का मेन डिफरेंस टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल में होता है, इफेक्टर सेल वैरायटी ऑफ टी हेल्पर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मे बी TH1, TH2, TH17, ये कई तरह के सेल लीनिएजेस को, टी हेल्पर सेल के लीनिएजेस को दे गिव राइज टू आफ्टर द मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, ऑल दीज इंटरैक्शंस। यहाँ पे अभी हम देख करके आ रहे हैं, ये पहला, दिस इज द TCR रिकॉग्नाइजेस प्रोटीन MHC, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड में LCK फॉस्फोरिलेट्स ITAM ऑफ CD3 रिक्रूटिंग ZAP17, ये सेकेंड स्टेप है। यहाँ पे ZAP70 के हेल्प से ITAM फॉस्फोरिलेट होता है और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन को बढ़ाता है, और ये जो छोटा टेल है साइटोप्लाज्मिक टेल का, TCR का, इसको सप्लीमेंट करता है और न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस में आकर के अब ये लैट को एक्टिवेट करता है, और इस लैट के एक्टिवेशन के साथ ये बहुत तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अब ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है गामा 132, additional components are recruited to lat सिंगलोसोम इनिशिएटिंग डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग। अब ये एक टर्म डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग जब रिकॉग्निशन होता है, तो उसके बाद हम इसके पहले वाले वीडियो में हम देखते आ रहे हैं कि दिस सिग्नल जनरेशंस दैट रिजल्ट इनटू द बायोकेमिकल इवेंट्स, जो एक कैस्केड के फॉर्म में, कैस्केड ऑफ बायोकेमिकल इवेंट्स की तरह ये एक के बाद एक अपीयर होते जा रहे हैं इस तरह से, एंड दैट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम signaling. Now this downstream signaling results into activation of different types of signaling pathways like RAS, MAPK, NFKB, MTOR pathways, फिर PLC, MEK के हम इसके और भी बहुत तरह के GATs, GRB2, SOS, these proteins are getting generated, activated, and the cells are now इस तरह से basic this is the basic difference between T helper cell activation and T cytotoxic cell activation के basic difference हो गए। यहाँ पे PFN and IFNY गामा TNF अल्फा, ये सारे प्रोटीन्स जनरेट होते हैं इन केस ऑफ टी साइटोटॉक्सिक सेल सॉरी, और इस तरह से बेसिक इवेंट्स होते हैं, इसमें सिग्नलिंग पाथवे जनरेट होते हैं। अब ये जो स्लाइड मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये जो सारे स्लाइड्स में मैंने बड़े लेटर्स में लिखे हुए हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इन गो थ्रू दी स्लाइड्स, इन दी स्लाइड्स ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा प्रेजेंट ये LCK एक्टिवेशन है, यहाँ पर P एक्टिवेट होता है, इसका एक्टिवेशन होता है, ये आपको ज़्यादा डिटेल्स में डायग्राम्स मिल सकते हैं, ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं एवरी सिग्नलिंग के, एंड द सेम थिंग्स, दिस इज द कन्वेंशनल जो अभी हम बता रहे थे, इनेट लाइक टी सेल्स का एक्टिवेशन, जो नेचुरल किलर सेल की तरह, इनेट इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं, ये कन्वेंशनल टी सेल एक्टिवेशन है।
इनका इनहिबिटरी एक्टिविटी, ये T4 सेल्स का, टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन है, ये टी साइटोटॉक्सिक या किलर सेल का एक्टिवेशन है। दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस जिनसे आप डिफरेंसेस ले सकती हैं। नाउ दीज आर पॉइंट वाइज, जो अभी हम आपको बताए, जो हमने अभी देखा वो पॉइंट वाइज, ये द डिटेल्स हैव बीन गिवन, कितने कितनी देर में किस किस तरह के सेल्स अपीयर होते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। आप इन स्लाइड्स को जूम करके या पॉज करके आप हर स्टेप के एक्टिवेशन इनसे ले सकते हैं। So with this, I think I have completed. This is the summary of the entire video that we have done. And with this, students, I am ending now. As शुरू में भी जैसे मैंने कहा था, इम्यूनोलॉजी सीरीज को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आए हुए हैं 3 एरिया से। पहला तो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिस पर फिर से एक पूरी सीरीज बनानी होगी। इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दैट इज रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से भी बहुत सारे टॉपिक्स रिक्वेस्टेड हैं। जेनेटिक्स पर रिक्वेस्ट किए गए हैं, और कॉर्डेट जूलॉजी से कुछ टॉपिक्स रिक्वेस्टेड हैं। तो कॉर्डेट जूलॉजी के टॉपिक्स को मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी, क्योंकि उनका एग्जाम्स बिल्कुल सर पे है। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में जो आ ही गया महीना उसमें है। तो ट्राइंग टू हेल्प यू, आपको हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ और टॉपिक्स चाहिए इम्यूनोलॉजी सीरीज में, कुछ और आपको चाहिए, तो चैट बॉक्स में लिखिए, तो उस हिसाब से समय निकाल कर मैं कोशिश करूंगी। और इम्यूनोलॉजी तो एक वास्ट 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 एरिया है। तो इसी तरह से जैसा रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो ये अगर इन पे एनवायरमेंटल साइंस के सीरीज पर जब गई थी तो उसको भी बीच में ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि दूसरे रिक्वेस्ट आने लगे थे। सो हर तरह से आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हिंदी में बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी में लिखना आपको फ्रूटफुल लग रहा है कि नहीं, इसके लिए मुझे अभी तक कोई कमेंट नहीं मिला। हिंदी में लिखने में मुझे तकलीफ बहुत होती है, तो अगर मुझे कुछ ज़्यादा इनकरेजिंग कमेंट्स नहीं मिलते हैं तो मैं वापस बैक होंगी इंग्लिश पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डिटेल्स देने की। सो थैंक यू। आई होप कि ये आपको पसंद आए।